तो चलिए दोस्त, हम लोग ये पार्ट 1 आपका जो भारत का संवैधानिक विकास था उसके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी थ्योरी थे उसको हम लोग समझने का प्रयास किया था। और वो वीडियो काफी ही लोकप्रिय थी, लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया, समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा। और जो आपका जो पार्ट 2 है आपका जो है क्राउन का शासन, हमने जो फर्स्ट वीडियो डाला था आपको, उसमें हम लोग कंपनी का शासन देख लेते कि भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो शासन हुआ 1773 से लेके 1858 तक, उसके उसके बाद कंपनी का शासन भारत पे रहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। और उसके बाद जब 1857 की क्रांति होती है तो उस क्रांति में क्या होता है दोस्त कि अंग्रेज ये समझ जाते, ब्रिटिशर्स ये समझ जाते हैं और इंग्लैंड के जो क्राउन ये समझ जाते हैं कि अब भारतीयों पे शासन करना मुश्किल है। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नियंत्रण दिया हुआ रहता है कि आप भारत पर शासन करो, उसको छीन लिया जाता है। अब भारत पे जो राज करेगी, जो शासन करेगी, वो कौन करेगी? वहां का क्राउन करेगा। क्राउन में क्वीन हो सकती है, ठीक है, तो वहां की क्वीन करेगी, ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। इसी के तहत जितने भी क्राउन का शासन आता है, क्राउन का जब शासन आ जाता है 1858 में, तो अब बनाए जाते हैं अधिनियम। क्या बनाए जाते हैं? अधिनियम बनाए जाते हैं। तो देखेंगे कि इसके तहत क्या इंपॉर्टेंट है। और हम 1858 से लेकर 1947 तक जो भी अधिनियम बनते हैं उन सारे अधिनियम को बहुत अच्छे तरीके से समझाकर आपको हम याद भी आपको करा देंगे। तो देखिए इसमें शासन ब्रिटिश क्या होता है कि शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला जाता है, यानी कि अब कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत पर किस एक्ट के तहत खत्म कर दिया गया, तो आप बोलेंगे 1800 किस अधिनियम के तहत? आप बोलेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत खत्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्त, कंपनी का शासन खत्म हो जाता है। कौन कंपनी कौन रहता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब किसके अधीन चला जाता है? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला जाता है। कहता है कि भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बन जाता है। हम देखे थे कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब इस 1858 अधिनियम के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, बंगाल का नहीं सॉरी, भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको क्या बनाया जाता है? भारत का वायसराय बना दिया जाता है। भारत का क्या बना दिया जाता है? वायसराय। आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार क्लियर कर लीजिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या होता है कि बंगाल, यहाँ पर हम लिख रहे बी से बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर होता है, बंगाल का जो गवर्नर होता है उसको क्या बना दिया जाता है? तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है दोस्त? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है, जनरल बना दिया जाता है। वहीं 1833 एक्ट के तहत क्या किया जाता है कि जो बंगाल का जो गवर्नर होता है अब इंडिया का यानी कि भारत का क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल। क्या बन जाता है? गवर्नर जनरल। इतना बात क्लियर है, ठीक है। अब वही 1858 के अधिनियम के तहत जो भारत का जो गवर्नर जनरल अब क्या बन जाता है? भारत का वायसराय बन जाता है। क्या बन जाता है? भारत का वायसराय बन जाता है। वायसराय बन जाता है, भारत का वायसराय बन जाता है, ठीक है, भारत का वायसराय बन जाता है। बंगाल का गवर्नर कौन रहता है? रॉबर्ट क्लाइव। क्या रहता है दोस्त? रॉबर्ट क्लाइव रहता है। उसके बाद गवर्नर जनरल कौन बनेगा? सवाल उठता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनेगा? तो जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा, जो बंगाल का, दोस्त मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा वही तो नया पद पर बैठेगा। तो बंगाल का जो अंतिम गवर्नर होता है वही बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाता है। अब उसके बाद जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। और भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा वही भारत का वायसराय बनेगा।
और उस टाइम पे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कैनिंग। कौन होता है दोस्त? लॉर्ड कैनिंग। वही क्या बन जाएंगे? भारत का वायसराय बन जाएंगे। तो भारत का वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। और भारत और निदेशक व नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति कर दे जाते हैं। निदेशक व नियंत्रण बोर्ड की समाप्ति, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था, जो व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को देखता था, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1774 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत उसको क्या कर दिया जाता है? पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। अब इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी तो शासन कर रही नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब और ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन शासन वो नहीं कर रही है, बागडोर किसके हाथों में है? अब क्राउन अपने हाथों में ले चुकी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की पद की समाप्ति किस अधिनियम के तहत की जाती है? तो आपको बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत है। उसके बाद अब इसको जब समाप्त कर दिया जाता है दोस्त, इसको जब समाप्त कर दिया जाता है तो भारत के एक राज्य सचिव का गठन का पद का सृजन किया जाता है। किसका? भारत के राज्य सचिव, एक सेक्रेटरी। अरे सेक्रेटरी होते कहाँ थे? होते कहाँ के थे? ये सेक्रेटरी होते थे इंग्लैंड के। कहाँ के होते थे? इंग्लैंड के। वही अपना लेखा जोखा लेंगे कि किस तरह से भारत में शासन आप लोग कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो आप बोलेंगे 1858 के तहत। और कौन बनते हैं? जो सचिव जो बनते हैं वो कौन बनते हैं? तो लॉर्ड मार्ले बनते हैं। कौन बनते हैं? लॉर्ड मार्ले। आपको याद रखना है, लॉर्ड मार्ले बनते हैं, लॉर्ड मार्ले। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1861, 1861 है। देखेंगे कि इसमें विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि शामिल हो गए। आप देखे थे दोस्तों कि 1833 की चार्टर एक्ट के तहत प्रथम बार विधि आयोग का गठन किया गया था 1834 में, और 1834 में विधि आयोग के अध्यक्ष बनते हैं लॉर्ड मैकाले। कौन बनते हैं? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले क्या है? एक अंग्रेज है। लेकिन अब विधि निर्माण में कौन? अब भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा, यानी कि भारतीय शामिल होने लगा था। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम बार विधि आयोग में भारतीयों को कब शामिल किया गया, किस अधिनियम के तहत? तो आप क्या बताएंगे कि 1858 के, 1858 है नहीं, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम का। अब प्रथम बार विधि आयोग का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था? 1833 के। अब कौन अध्यक्ष बनते हैं? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। मद्रास और बंबई को पुनः विधायी अधिकार दे दिया गया। जैसा कि हम देखे थे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसी के अधीन बंबई और मद्रास, जो चेन्नई एक तरह का मद्रास के गवर्नर को उन्हीं के अकॉर्डिंग बात मानना होता था। जो भी डिसीजन लेंगे बंगाल का गवर्नर जनरल डिसीजन लेंगे। लेकिन अब क्या हो गया कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अब ये खुद विधायी अधिकार इनको मिल गया। अब ये कानून बना सकते हैं, इनको राय लेने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो क्या होता है कि जैसे हम लोग देखते हैं मंत्रालय, उसके विभागीय प्रणाली का हेड है। जैसे मान लेते हैं कि अभी वर्तमान में 54 मंत्रालय है लोकसभा में। लोकसभा में हम जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें पीएम हम लोग चुनते हैं, फिर मंत्रालय बनाया जाता है। तो उन मंत्रालयों में जैसे मान लेते कि होम मिनिस्ट्री अफेयर्स, जिसको आज का सहकारिता मंत्री बोलते हैं, उसके भी अलग अलग विभागीय प्रणाली होता है। उन विभागीय प्रणाली के एक हेड बनाया जाता है, यानी कि एक हेड बनाने का, यानी विभागीय प्रणाली की शुरुआत हो गई। पोर्टफोलियो समझ में आया कि सहकारिता मंत्रालय है, उसमें बहुत सारा विभाग होगा, उसको एक हेड बनाया जाएगा, यानी कि उसके पद का सृजन कर दिया गया। ठीक है,
अध्यादेश की शक्ति वायसराय को मिल गई। अध्यादेश की शक्ति क्या, वायसराय को। अध्यादेश, अध्यादेश जैसे कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति जब संसद में सत्र नहीं चल रहा होता है तो अगर कोई नियम कानून बनाना है आपात स्थिति में, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को, संसद नहीं भी चल रहा होता है तो उनको बुलाता है कानून बनाने के लिए। तो संसद सत्र नहीं भी चल रहा होता है तो राष्ट्रपति क्या होता है कि इनके सदस्यों को बुलाता है। ये क्या हो गया, अध्यादेश। अध्यादेश की शक्ति किसको हो गई, वायसराय को हो गई। यानी कि अध्यादेश की शक्ति किस परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था, 1861। इसमें हमको 3 बातों को ध्यान में रखना है इस 1861 में। पहली बात कि विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया गया। दूसरी बात कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई। तीसरी बात ये कि अध्यादेश की शक्ति वायसराय को मिल गई। और पहली बार यहाँ पे विधानसभा की स्थापना की गई। विधानसभा की स्थापना की गई इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। ठीक है। और देखिए कि विधान परिषद जहां पे जैसे 6 राज्य है बिहार में, मतलब पूरे भारत में जितने भी राज्य, उसमें 6 राज्यों में विधान परिषद है। जैसे बिहार में विधान परिषद है, ठीक है ना, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, इस तरह से। ठीक है दोस्त। तो जिसमें बंगाल हो गया विधान परिषद, पंजाब हो गया, उत्तरी पश्चिमी प्रांत हो गया। ठीक है। और विधानसभा की स्थापना की जाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें क्या होता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद गैर सरकारी सदस्यों की वृद्धि कर दिया जाता है। आप देखिए कि विधान परिषद की स्थापना की जाती है और इसमें क्या होता है कि और सदस्यों को बढ़ा दिया जाता है, इसमें वृद्धि कर दिया जाता है। इसमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि निर्वाचन पद्धति का आरंभ होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। अगर कोई पूछे निर्वाचन पद्धति यहाँ जो होता है अप्रत्यक्ष होता है, कैसा होता है दोस्त, अप्रत्यक्ष। तो पूछिए आपसे कि अप्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम के तहत हुई, तो आपको बताना है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें मेन पॉइंट क्या ध्यान रखें, अध्यादेश की शक्ति वायसराय को मिल गई और विधि निर्माण 1861 के तहत। ठीक है। और प्रश्न पूछने व बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया उनके सदस्यों को, जो विधान सभा के सदस्य होंगे, विधान परिषद के जो सदस्य होंगे, वो बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, बहस कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार किस भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया था, 1892। ठीक है। अप्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ किसके, 1892। अध्यादेश कौन सा, 1861 भारत परिषद अधिनियम। विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल कब किया गया, 1861। ठीक है दोस्त। अब हम पढ़ेंगे, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दो पॉइंट को याद रखना कि अप्रत्यक्ष चुनाव का आरंभ 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। ठीक है। वोट देने का अधिकार नहीं है। अध्यादेश की शक्ति 1861 के अधिनियम के तहत, विधि निर्माण 1861 के अधिनियम के तहत। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम बढ़ेंगे और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्त, क्योंकि ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आपको जो याद नहीं हो रहा है चीज हो वो आपको समझाकर हम याद करा दें। अब आता है, इसकी भी समीक्षा करने के लिए फिर आती है भारत परिषद अधिनियम 1909 अधिनियम आती है, जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले क्या होते हैं, तो आपको बताए थे कि सचिव होते हैं, किस एक्ट के तहत बनाए गए थे, बताइए किस एक्ट के तहत सचिव बनाया गया था मार्ले। तो आप बोलेंगे कि 1858 का
शासन अधिनियम के तहत मार्ले को भारत का सचिव बनाया जाता है। और जो बाद में होते हैं मार्ले, उसके बाद जो मिंटो, ये होते हैं वायसराय। ये क्या होते हैं? वायसराय। वायसराय होते हैं। वायसराय क्या एक स्पेसिफिक जगह के होते हैं? नहीं, पूरे भारत के होते हैं। क्योंकि 1833 तक नहीं, बंगाल की गवर्नर जनरल, जितना भी बंगाल का गवर्नर जनरल है वो बंगाल का ही रहता था। लेकिन अब क्या हो गया कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल वो पूरा भारत का वायसराय बन गया। क्या 1833 एक्ट के तहत क्या हो गया कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। क्या भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। लेकिन अब 1858 के तहत वही वो गवर्नर जनरल, भारत का जो गवर्नर जनरल, उसको वायसराय बना दिया जाता है। तो वायसराय जो बनते हैं वो तो आपको पता ही है कि कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। लेकिन यहाँ पे 1909 में जो वायसराय होते हैं कौन होते हैं? मिंटो। क्या होते हैं? मिंटो। तो आपसे कोई पूछे कि वायसराय कौन होते हैं तो आपसे पूछेगा कि 1919 के अधिनियम को किस सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं? तो हम बोलेंगे मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार। या आपसे उल्टा ऐसे पूछेगा कि मान लो मिंटो सुधार किस अधिनियम को बोलते हैं? 1909 को भारत परिषद अधिनियम को बोलते हैं। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। मार्ले कौन होते हैं? तो सचिव होते हैं। मिंटो कौन होते हैं? तो वायसराय होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना किया जाता है। हम देखे थे कि आप देखिए यहीं पे बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष आप समझते हैं या नहीं समझते हैं? तो देखिए अपने यहाँ चुनाव दो तरह का होता है भारत में, अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। विधानसभा में हम लोग क्या करते हैं? वोट करते हैं और हम अपने सीएम को चुनते हैं। हम खुद जनता उसमें वोट करती है। विधानसभा या अपने गांव का जो मुखिया का चुनाव हो गया, वार्ड पार्षद का चुनाव हो गया, इसमें जनता लोग आप देखे होंगे हाल ही में वार्ड का चुनाव हुआ है, उसमें जनता, जितने भी जनता है वो अपना वोट करते हैं या मुखिया के चुनाव में वोट करते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। उसी तरह लोकसभा में हम लोग वोट करते हैं और चुनते हैं पीएम को, खुद वोट करते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होगा कि जो आप प्रतिनिधि को चुने हैं, आप जो प्रतिनिधि के चुने, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य हम चुने हैं वो प्रतिनिधि ये इसमें वोट करेंगे और राष्ट्रपति का चुनाव होगा। इसमें मेरी कोई भागीदारी नहीं होगी। जो हमारा जो नेता जिसको हम विधानसभा में चुने हैं वो नेता एमएलए और एमएलसी वो चुनेंगे राष्ट्रपति। तो अप्रत्यक्ष चुनाव इस तरह का है। अप्रत्यक्ष चुनाव में होते कौन थे? अप्रत्यक्ष चुनाव में होते थे ब्रिटिश के लोग थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही लोग होते थे, भारतीय लोग नहीं होते थे। प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष यानी कि जनता वोट देती है, तो प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझ में, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब की गई थी? तो 1892 आपका क्या 1892 बजट पर प्रश्न पूछना हुआ, बजट पर बहस करने का। लेकिन यहाँ पर मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था। अगर पूछेगा कि पृथक निर्वाचक मंडल किस अधिनियम के तहत लाया गया था, आप बोलेंगे ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसमें मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन होगा। मुस्लिमों के लिए क्या अलग निर्वाचन होगा। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद का विस्तार किया गया। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद का क्या किया गया? विस्तार किया गया। आप जाने थे कि 1861 में और यहाँ पे देख रहे हैं 1861 में ही केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कर दी गई थी और यहाँ भी गैर सदस्यों की संख्या वृद्धि की गई। तो फिर यहाँ भी सदस्यों की संख्या वृद्धि। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। कार्यकारी परिषद में भारतीय प्रथम विधि आयोग, कार्यकारी परिषद में प्रथम विधि सदस्य बनते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। यानी कि कार्यकारी परिषद यानी कि विधान, यानी कि जो भारत का वायसराय है वो अपना सहायता लेने के लिए एक कार्यकारी परिषद की
वो कार्यकारी परिषद में सदस्य होते हैं, और वो कार्यकारी परिषद में जो उससे क्या होता है कि कोई चीज कानून बना सकता है, तो उसमें कानून बनाने के लिए प्रथम विधि सदस्य बनाए जाते हैं, कौन बनाया जाता है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो आपसे पूछेगा कि कार्यकारी परिषद में प्रथम विधि सदस्य कौन बनते हैं? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि भारत शासन अधिनियम, ये देखिए 1909, 1919 और 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्राउन का जो शासन आया उसके बाद ही सारा इंपॉर्टेंट है, देखिए 1909, 1919 और 1935 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। ठीक है, आपका क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1909, इसको हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बताइए मॉन्टेग्यू कौन होंगे? तो सचिव होंगे। कौन होंगे? सचिव। और चेम्सफोर्ड क्या होंगे? तो चेम्सफोर्ड होंगे वायसराय। क्या होंगे? वायसराय, भारत के वायसराय होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम को बोलते हैं, तो 1919 के अधिनियम को, या 1919 के अधिनियम को किस सुधार के नाम से जाना जाता था? आप बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन होते हैं? सचिव होते हैं। चेम्सफोर्ड कौन होते हैं? वायसराय होते हैं। तब बात क्लियर है दोस्त? अब कह रहा है कि प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ हो जाता है। यहां से बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही है कि प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ हो जाता है और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली की स्थापना हो जाती है। प्रांतों में द्वैत शासन, देखिए प्रांत में होता क्या था, जैसे बिहार, बंगाल प्रांत हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, तो द्वैत शासन यानी कि जो वायसराय होते थे दो विषय ये बनाते थे। एक होता था आरक्षित विषय, एक होता था हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और क्या? हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में क्या होता था कि कर, यानी कर से रिलेटेड होता, टैक्स से रिलेटेड होता था। यहाँ पे जो भी कानून बनाए जाएंगे कर से रिलेटेड, कर से यानी कि टैक्स से रिलेटेड। भारतीयों से टैक्स को वसूला जाएगा, अपने पास रखा जाएगा। इसमें जो सदस्य होंगे केवल और केवल मनोनीत सदस्य होंगे। क्या होंगे? मनोनीत। अरे मनोनीत कौन करते हैं? वायसराय। कौन करते हैं? वायसराय मनोनीत करते हैं। इसमें सारे के सारे कौन होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे, ब्रिटिश लोग। ठीक है, ब्रिटिश लोग होंगे। उसके बाद हस्तांतरित विषय, यहाँ पे जो भी कानून बनाया जाएगा, जैसे शिक्षा पर बनाया जाएगा, स्वास्थ्य पर बनाया जाएगा। अब शिक्षा और स्वास्थ्य, और इनकी जवाबदेही भी है, इनके जो सदस्य होंगे इनकी जवाबदेही भी है। और आपको पता है कि शिक्षा पर कितना खर्चा होता है, स्वास्थ्य पर कितना खर्चा होता है। और मेन जो है, जो टैक्स वसूलने का काम किसके? आरक्षित विषय में। और ये वायसराय जिसको मनोनीत सदस्य है, यहाँ पे तो विधानसभा से चुने गए सदस्य है। तो यही हो गया। यहीं पे देखिए कि आप कितना भेदभाव होने लगा। जो भी पैसे वाला काम है वो सारा का सारा अपने पास, और जो जहां पर ज्यादा खर्चे हैं वो भारतीयों के पास। विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं लोग चुन के आए हैं। तो बात समझ गए कि प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ। तो आपसे पूछेगा कि प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? आपको ध्यान रखना है 1919 के अधिनियम के तहत, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। और केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली, केंद्र में, प्रांत में नहीं, केंद्र में द्वैत शासन का आरंभ होता है 1919 के अधिनियम के तहत। और प्रांतों में
द्वैत शासन का आरंभ होता है 1919 के अधिनियम के तहत। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे आज हम देखते हैं कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि लोकसभा और राज्यसभा, क्या लोकसभा और क्या राज्यसभा, द्विसदनीय, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था में क्या होगा, एक लोकसभा होगा, क्या होगा, राज्यसभा के सदस्य होंगे। आप देखिए कि यहीं से लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी सुधार हो रहे, प्रशासनिक सुधार अंग्रेज कर रहे हैं, अध्यादेश जारी का, बजट को बहस करने का, ये सारा का सारा संविधान में आपका दिया हुआ है। तो केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली यानी कि लोकसभा और राज्यसभा होगा, है ना, जो आज की लोकसभा और राज्यसभा यहीं से लिया गया है। तो केंद्र में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत बोलेगा, द्विसदनीय बोलेगा तो बोलेंगे क्या, केंद्र में द्विसदनीय, तो 1919 के अधिनियम, 1919 के अधिनियम के तहत। और प्रांतों में द्वैत शासन बोलेगा, प्रांत में द्वैत शासन, जो हस्तांतरित विषय और क्या मनोनीत आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है। तो प्रांतों में 1919 का अधिनियम बता। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या हो गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या हो गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन। हम लोग देखे थे कि 1892 के तहत यहाँ पर देखिए निर्वाचन पद्धति की शुरुआत, यानी कि यहाँ पे होता था अप्रत्यक्ष, क्या होता था, अप्रत्यक्ष, जनता सीधे चुनाव में भाग नहीं लेगी 1892 के अधिनियम के तहत। और अब क्या हो गया कि प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन, सीमित मताधिकार और पृथक निर्वाचन मंडल का, पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया। तो अब प्रत्यक्ष चुनाव का, प्रत्यक्ष चुनाव, प्रत्यक्ष निर्वाचन किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपको बताना है 1919 के अधिनियम के तहत। और पृथक निर्वाचन में सुधार किया गया। यहाँ पर देख रहे थे कि 1909 में इसको हमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का स्थापना किया गया था। अब यहाँ नहीं, अब सिख भी, सिख है, ईसाई, सिख, ईसाई, महिला, महिला, सिख, ईसाई और महिला, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। किस एक्ट के तहत, आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो आपसे पूछे कि किस एक्ट के तहत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया, तो 1919 के अधिनियम के तहत, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुना, ठीक है। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, ठीक है दोस्त, इतना क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना कि प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ 1919 के, केंद्रीय में द्विसदनीय व्यवस्था, प्रत्यक्ष निर्वाचन का, अप्रत्यक्ष आपको 1892 बताइएगा। पृथक निर्वाचन में विस्तार किया गया, सिख, यहाँ पे सिख आप नोट डाउन करें, सिख हो गया, ईसाई हो गया, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला इसी 1919 के अधिनियम के तहत, ठीक है। कोई बात ना दोस्त, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, लेकिन हम चीजों को क्लियर करते चले, आपको अगली बार ये कंफ्यूजन नहीं बना रहे हैं कि फिर हमको ये कंफ्यूजन है। अब भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें क्या किया गया कि अखिल भारतीय संघ के गठन, अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया गया। अखिल भारतीय हम लोग एक छोड़ दिए हैं, वो उसको अभी अभी कर लेते हैं। 1919 के तहत केंद्रीय लोक सेवा, केंद्रीय लोक सेवा, लोक सेवा का गठन किया जाता है, गठन, गठन होता है, ठीक है। और कौन सा, ली आयोग होता है, कौन सा आयोग होता है, ली आयोग, ली आयोग द्वारा 1926 में तक कि अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत होता है, तो आपको बता 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, ठीक है, ये 1926 में, ठीक है। और आपसे पूछे कि अखिल भारतीय, अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान, अखिल, अखिल भारतीय संघ, आप समझते हैं भारत राज्यों का संघ है, भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अखिल भारतीय संघ के लिए, सारे राज्यों के लिए,
ठीक है। तो अखिल भारतीय संघ का गठन का प्रावधान कब किया गया, जिसको हम अभी यूपीएससी बोलते हैं, यूपीएससी। इसी के तहत यूपीएससी पद भी आया है। तो अखिल भारतीय संघ भारत राज्यों का संघ है कि गठन किस एक्ट के तहत किया गया था, 1935 के सरकार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत है। संघीय प्रांतीय व समवर्ती सूची, यानी कि अब जो सूची बनाया जाएगा, जैसे अलग अलग विषय जो होगा उनके लिए एक संघ सूची होगा, एक राज्य सूची होगा, और इन दोनों का जो कॉमन होगा उसको समवर्ती सूची। जैसे शिक्षा समवर्ती सूची में है, पुलिस किस सूची में है, राज्य सूची में है, कृषि इस तरह से, ठीक है। सेवा जितने भी है वो सब संघ सूची का है, रेलवे संघ सूची में है, ठीक है। तो बैंकिंग, डाकघर, ये सब संघ सूची में है, ठीक है। तो सूची, संघीय सूची, प्रांतीय व समवर्ती सूची का जो प्रावधान किस एक्ट के था, 1935 का अधिनियम। अब क्या गया, हम देखे थे कि 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना किया गया था, लेकिन वही 1935 में क्या होगा दोस्त, कि प्रांत में द्वैत शासन है, अब केंद्र में द्वैत शासन चलेगा, केंद्र में द्वैत शासन। और जहां पे केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था हो गई थी 1919 के तहत, अब यहाँ प्रांतीय में द्विसदनीय व्यवस्था होगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, जहां के हम यहाँ देखे थे कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के तहत किया गया था, और जहां प्रांत में हम द्वैत शासन देखे थे वही अब क्या हो गया है, अब आप यहाँ पर नहीं लिखा गया है तो हम लिख दे रहे हैं कि प्रांत में द्वैत शासन है, अब यहाँ केंद्र में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन, द्वैत शासन का आरंभ हो जाता है। प्रांत में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है। केंद्र में द्वैत शासन, इसी को हम बोलते हैं प्रांतीय स्वायत्ता। प्रांतीय क्या, स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता। यहाँ पर देखिए, प्रांतीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, इसी को हम बोलेंगे प्रांतीय स्वायत्ता। क्या बोलेंगे, प्रांतीय स्वायत्ता। तो आपसे पूछेगा कि प्रांतीय स्वायत्ता प्रांतीय स्वायत्ता की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, तो आपको बताना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, ठीक है दोस्त, इतना बात क्लियर है। तो इतना बात, और उसके बाद पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन तो किया ही जा रहा था, इसमें अब क्या हो गया ना कि बहुत लोग, मजदूर लोग भी अब भाग लेने लगे निर्वाचन में, और विस्तार कर दिया गया, ठीक है। अब कोई नहीं बचा है, ठीक है। इसी अधिनियम को नेहरू जी ने बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा था। नेहरू जी ने क्या कहा था, बिना ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी, यानी इंजन नहीं है, ब्रेक सबसे ज्यादा है, ठीक है। ब्रेक है ही नहीं, बिना ब्रेक है, इंजन है ही नहीं, ब्रेक लग ही नहीं रहा है कुछ भी। लेकिन सबसे ज्यादा जो भारतीय संविधान में जो नियम कानून दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं, इसी 1935 का अधिनियम के तहत दिए गए हैं आपको भारतीय संविधान में, संविधान सभा द्वारा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आता है, लास्ट आपका है। इसमें ब्रिटिश शासन का अंत हो जाता है, अब ब्रिटिश यहाँ से चले गए। वायसराय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद समाप्त कर दिया जाता है। आदेशी रियासतों को भारत और पाकिस्तान में मिलने की छूट दे दी जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, इन लोगों को जो खुद को स्वतंत्र है कि हम एक स्वतंत्र रियासत रहेंगे, जब ब्रिटिश चल गए तभी बोलते हम स्वतंत्र नहीं रहेंगे, तो इनको ये मिली सलाह कि आप भारत में मिल जाओ, अगर नहीं मिलेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको मिलाने का प्रयास कर दिया ऑपरेशन के तहत, ठीक है दोस्त। तो ये आपका संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर
हमने 1947 के अधिनियम तक देखा और इनमें बहुत सारी चीजों को हमने अच्छे तरीके से समझा। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको पता ही लग गया होगा कितनी सारी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले एक बात बता दें दोस्त कि ये जितने भी पॉलिटी के टॉपिक है, ये सारे पॉलिटी के टॉपिक को हम इसी द रेड फैक्ट यूट्यूब चैनल पे कराने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल से जुड़ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट, अपना फीडबैक कमेंट में देना नहीं भूलिएगा। उससे क्या होता है कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, एक मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि अगर हम वीडियो बना रहे हैं बच्चे देखेंगे ही नहीं तो वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप भी साथ दीजिए, हम भी आपके लिए डेली वीडियो बनाते रहेंगे। तो एक बार रिवीजन करा देते हैं, एक बार रिवीजन शुरू से रिवीजन करा देते हैं ना, शुरू से जल्दी जल्दी रिवीजन करा देते हैं, कोई बात ना। अगर हम आपसे पूछे कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो आप क्या बोलेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल का गवर्नर कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? आप बोलेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स। यही बंगाल का अंतिम गवर्नर होते हैं, यही अंतिम गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा दोस्तों। उसके बाद हम बोले कि किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, आप बोलेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। हम आपसे पूछे कि बताइए कि किस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1974 में प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सारी लीजा एमपे, 3 अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमिस्टर और हैड बनाया गया था। ठीक है, इतना बात क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे 1784 इसमें एक बात ध्यान रखना दोस्त, हमसे छूट गया था, ध्यान नहीं था कि इसमें जो 1784 रहता है, इसमें क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को उपहार लेने से मना कर दिया जाता है, लेने से मना कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? चलो कोई बात नहीं, इतना बात क्लियर है ना। उसके बाद देखेंगे कि 1813 के चार्टर एक्ट के तहत व्यापारिक अधिकार को पहली बार समाप्त किया जाता है, लेकिन चाय सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी इंग्लैंड के वासी यहाँ पे आकर व्यापार नहीं करेंगे चाय के, और चीन के साथ भी बाकी इंग्लैंड के व्यापारी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन बाकी जो व्यापारी हैं वो बाकी चीजों में व्यापार कर सकते हैं। शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपयों का आवंटन किया गया। ठीक है, इतना बात, ये 2 इंपॉर्टेंट बात आपको एकदम ध्यान में रखना है दोस्त। कौन कौन सा? ये पहली बार कंपनी का अधिकार समाप्त किया गया, शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किया गया। 20 वर्षों के बाद 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, प्रथम बने लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसमें विधि आयोग का गठन किया गया 1834 में, इसके अध्यक्ष कौन होते? लॉर्ड मैकाले। चाय और चीन के साथ कंपनी का अधिकार समाप्त, यानी पूर्णतः कंपनी का अधिकार समाप्त, पूर्णतः। ठीक है, ये बात क्लियर है? 1853 आता है, इसमें एक बात याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट है, भारतीयों को सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति मिल जाता है। ठीक है, इतना बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि खत्म हो जाता है कंपनी का शासन, अब किसके हाथ में चला जाता है? अब चला जाता है आपका ब्रिटिशर्स के हाथ में, ब्रिटिश के क्राउन के हाथ में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या होता है? समाप्त कर दिया जाता है। जो भारत का गवर्नर जनरल होता है उसको भारत का वायसराय बना दिया जाता है, और कौन बनते हैं? लॉर्ड कैनिंग बनते हैं प्रथम बार। ठीक है, भारत में एक राज्य सचिव लिया जाता है, राज्य सचिव कौन बनते हैं? मार्ले मिंटो। मार्ले क्या? मिंटो। ठीक है, कहाँ को? इंग्लैंड से ही सब देखेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, भारत परिषद 1861 आता है। इसमें मेन बात याद क्या करना है
कि विधि निर्माण में भारतीयों को शामिल किया जाता है, विधि निर्माण में, कार्यकारिणी परिषद में नहीं दोस्त, कार्यकारिणी परिषद में नहीं, ठीक है। प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है और क्या किया जाता है कि पोर्टफोलियो की शुरुआत की जाती है, विभागीय प्रणाली और अध्यादेश की शक्ति वायसराय को मिल जाती है। आप दो याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। और विधानसभा की स्थापना हो जाती है इसमें, विधानसभा की स्थापना, विधानसभा की स्थापना, ठीक है। चलिए इतना बात क्लियर। उसके बाद देखेंगे 1892 में क्या होता है, इसका जो विधानसभा और विधान परिषद है उसके में सदस्यों में वृद्धि की जाती है। यहाँ पर निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किया जाता है जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव? तो अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत कब की जाती है? 1892 के परिषद अधिनियम के तहत है। प्रश्न पूछने व बजट को बहस करने का 1892, अध्यादेश जाने का 1861, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, फिर आ रहा है 1909 जिसको हम बोलते हैं मार्ले मिंटो सदा। मार्ले क्या होता है? सचिव होते हैं, मिंटो क्या होता है? वायसराय होते हैं भारत के, ठीक है। उल्टा भी पूछ सकता है, मार्ले मिंटो सदा किस अधिनियम को? 1919 को, या 1919 को किस सुधार से? मार्ले मिंटो सुधार से, ठीक है। मुस्लिम के लिए प्रथम बार पृथक निर्वाचक मंडल का, यानी कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1919 के अधिनियम के तहत है। और क्या किया गया? इसमें विस्तार किया जाता है, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद का। और क्या हो जाता है कि प्रथम कार्यकारी परिषद में, कार्यकारी परिषद में क्या होता है कि प्रथम विधि सदस्य कौन बनते हैं? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे 1800 क्या आप देख लीजिए कि यहाँ पे कि 1861 में ही विधि निर्माण में भारतीय प्रतिनिधित्व को शामिल करने लगा, लेकिन यहाँ पे कार्यकारी परिषद में पूछेगा ना भारतीय शामिल होने वाले कौन है, तब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बताना है। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने 1909 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू कौन सचिव होते हैं? चेम्सफोर्ड क्या होते हैं? वायसराय होते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन का आरंभ होता है, द्वैत शासन आप समझा चुके हैं। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली की व्यवस्था, लोकसभा और राज्यसभा एक तरह का। प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन आप समझ गए। प्रत्यक्ष निर्वाचन में कहने का मतलब कि यहाँ पर जहाँ पर मुस्लिमों के लिए प्रत्यक्ष, मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन हो रहा था, यहाँ पे क्या है कि सिख और ईसाई और महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिल गया 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के अनुसार। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे, इसमें जहाँ प्रांतों में द्वैत शासन था, यहाँ पर केंद्रों में द्वैत शासन हो जाएगा। जहाँ केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय प्रणाली थी, यहाँ पर प्रांतों में द्विसदनीय प्रणाली हो जाएगी। इसी को प्रांतीय स्वायत्ता बोलते हैं, ठीक है, 1935 का, ठीक है। और उसके बाद और है नहीं, और उसके बाद खत्म। तो चलिए दोस्त आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। कौन सा टॉपिक है? संविधान निर्माण। इस टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे और हम लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर रहेंगे समझने के लिए, और इन सारे कॉन्सेप्टों को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हम इसके क्वेश्चन भी कराने वाले, घटना चक्र के क्वेश्चन हम कराएंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्त, तब तक के लिए बाय बाय।